कैसे हो बच्चों। चलो स्वागत है आप सभी का। आज से हम लोग का नया सीरीज चालू होगा जो कि फिजिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी का जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वहां से हम लोग चालू करेंगे जो कि फिजिक्स का होगा। हमने सक्सेसफुली, अगर आप मुझे पहले से जानते हो तो हमने सक्सेसफुली अब तक केमिस्ट्री को हमने कंप्लीट कर लिया है और जो हमारी नेक्स्ट बारी है वो फिजिक्स की है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप अदर किताबों को फॉलो कर रहे हो अब तक अगर आप अलग अलग किताबों को फॉलो कर रहे हो, जैसे कि अगर क्लास 10 में आप जैसे आते हो तो आपको बहुत सारे वैरायटीज ऑफ बुक्स मिलते हैं ना ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए। आपको एशचंद मिलेगा, ओसवाल से कुछ लोग करते हैं और भी बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव बुक हैं, एग्जाम्पलर वगैरह है, बहुत कुछ लगाने लगते हैं बच्चे, ठीक है ना। और मेन चीज वो भूल क्या जाते हैं कि वो अपना एनसीईआरटी कवर करना ही भूल जाते हैं। समझा? एनसीईआरटी बिना किए ही अदर बुक्स पे क्या बोलते हैं कूद पड़ते हैं, उनको पढ़ने लगते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेजेस गेन करने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये गलती जो है बच्चों से बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। देखो मेरा सिंपल सा मोटिव है, मेरे क्लासेस का सिंपल सा मोटिव है कि अगर आपको 95% ऊपर चाहिए, अगर आपको 95% से ऊपर चाहिए तो मेरे मेथड को फॉलो करो। जो मैं बोल रहा हूं बस उतना कर लो, 95% से ऊपर नहीं आया तब बोलना। समझ आ रहा है? मेरे पर बस विश्वास करो, 95% तुम्हें ऊपर परसेंटेज तुम्हारा जनरेट करना है। इफ यू वांट टू बिकम अ टॉपर ऑफ योर स्कूल, वन ऑफ द टॉपर ऑफ योर स्कूल, देन जस्ट फॉलो माय स्ट्रेटजीज। क्या बोल रहे हैं कि बस देखो, अगर तुमने सबसे पहली बात, अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक ना, क्लास में देखो तीन तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं कि जैसे जिनको जो पढ़ाते हैं वो तुरंत तुरंत वो कैच कर लेते हैं, ठीक है ना, तो जिनको हम लोग बोलते हैं चलो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट हो गए। एक होते हैं तुम्हारे एवरेज स्टूडेंट होते हैं, ठीक है ना, जो कि बीच में थोड़ा लाइक करते हैं। एक होते हैं एकदम बैक बेंचर्स, ठीक है। हालांकि बैक बेंचर्स का क्या बोले वो तो तुम लोग भी जानते हो, वो लोग का भी बहुत आईक्यू वगैरह स्ट्रांग होता है। लेकिन देखो हम ऐसे बाइफरकेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस बोल रहे हैं कि मैं तीनों श्रेणी के बच्चों को बस ये बोलना चाहूंगा, ठीक है ना, कि अभी तुम्हारा जो भी तुम्हारा जहां पे भी तुम स्टैंड कर रहे हो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ यू वांट टू बिकम अ स्टूडेंट who can get 95% above percentage in your boards exam, ठीक है, so just follow my strategies जो हम बोल रहे हैं। और हम क्या बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में ही आते ही बच्चे क्या होते हैं अदर बुक्स के तरफ ज्यादा, मतलब उनका झुकाव हो जाता है। जैसे अदर बच्चों को देखेंगे, अदर टीचर्स को देखेंगे तो क्या होगा कि वो लोग ज्यादा बोलते हैं। अब जैसे बच्चों को इन्फ्लुएंस करना, तो किस तरह से इन्फ्लुएंस हो गए सब लोग, तो क्या बोलते हैं एक बेसिक सा मेथड बताओगे तो उससे उससे उसको ज्यादा नहीं मानते हैं, बोलेंगे ये क्या पता है, ये इससे थोड़ी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक बेसिक मेथड बताओगे उससे वो लोग नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा अलग कुछ बता दोगे ना तुरंत उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि बोल देगा कि एशचंद फॉलो करो, केवल एशचंद पढ़ो, कोई बोलेगा केवल ओसवाल लगा लो, कोई को तो ये भी बोलता है खाली केवल तुम पीवाई की कर लो हो जाएगा, ये वो ये सब भी तुमको सुनने को मिलेगा। और इन्हीं चीजों में बच्चे अपना बोर्ड्स बेकार कर लेते हैं, ठीक है। मेरे क्लासेस में अगर ज्वाइन किए हो तो मैं केमिस्ट्री में मैंने ही कराया था, अभी फिजिक्स भी मैं ही लूंगा। तो मैं अपने बच्चों को एक ही चीज रिकमेंड करता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट योर एनसीईआरटी। अगर तुमने एनसीईआरटी अब तक नहीं कंप्लीट किया है तो देन जस्ट कंप्लीट योर एनसीईआरटी, ठीक है। और उसको करे कहां से? बेस्ट जो मैं तुमको रिकमेंड करूंगा, मेरे लेक्चर्स को देखो, ठीक है, उनके नोट्स तुम तैयार करो, ओके। एंड देन बस एक काम करना है, एनसीईआरटी को तुम्हें स्टोरी जैसा पढ़ना है। किस तरह से? स्टोरी के जैसा पढ़ना है, बस इतना ही बोल रहे हैं। मेरे लेक्चर्स को देखो, अच्छे से देखो। अगर मैं 100% अपना एनर्जी दे रहा हूं तो मैं तुम लोग से भी चाहूंगा कि तुम लोग भी अपना 100% दो। एंड देन यूटिलाइज योर एनर्जी इन मेकिंग नोट्स ऑफ दीज लेक्चर्स। उनको लेक्चर्स का नोट्स बना लो। एंड देन फाइनली एक बार जो भी हम चैप्टर पढ़ाए उनके एनसीईआरटी का तुम बस स्टोरी जैसा वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लो, तुमको सारा एनसीईआरटी दिमाग में भरा पड़ा चल जाएगा। और उसके बाद भी कुछ काबिल बच्चे हैं कि अगर वो चाहते हैं कि नहीं सर हम तो और चाहिए, ठीक है, हमको और चाहिए, हमको और अभी जानना है, ठीक है, तो होते हैं कुछ बच्चे जो इच्छुक होते हैं कि हाँ सर हमको इस टॉपिक के बारे में और जानना है, देन यू आर फील फ्री टू गेट टू अनदर बुक्स। देयर आर मोर देन हंड्रेड ऑफ बुक्स प्रेजेंट अराउंड यू, ठीक है। बहुत सारे बुक्स हैं जिनमें क्लास 10 के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है, पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर एनसीईआरटी जस्ट गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक, ओके। बहुत हो गया बहुत बच्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा चैप्टर है उसमें हम लोग डायरेक्टली प्रोसीड करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर फिजिक्स इज लाइट व्हाट इज इट? लाइट एंड इट्स रिलेटेड टू फेनोमेनन which is reflection and refraction. What is it? Refraction. शायद तुमने पहली बार रिफ्रैक्शन का नाम सुना हो। रिफ्लेक्शन तो तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि
कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, बट रिफ्रैक्शन आई थिंक तुम लोगों ने नया सुना हो, ठीक है ना सर, ये रिफ्रैक्शन क्या होता है। ओके, जो लोग इस क्लास में नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, अगर तुम लोग साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर इफ यू आर स्टडिंग साइंस देन हमेशा याद रखो, अच्छा मेरा कैमरा चल रहा है कि नहीं, हाँ चल रहा है चल रहा है। ओके, सो मैं क्या बोल रहा था कि इफ यू आर स्टडिंग साइंस सब्जेक्ट, अगर तुम साइंस सब्जेक्ट को कंसिडर कर रहे हो और उन टॉपिक्स उनके टॉपिक्स को पढ़ रहे हो, देन ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ दैट always ask from yourself 3 questions about the topic: what, how and why. These 3 questions, अगर आपको इन 3 क्वेश्चंस के बारे में पता है, ठीक है, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड अगर आप 3 क्वेश्चन के बारे में आंसर दे सकते हैं, उसके बारे में आंसर अगर आप दे सकते हैं, तभी आप समझना कि उस टॉपिक के बारे में आपको कुछ जानकारी है, ठीक है। सो किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको समझना है कि हाँ वो हमको आता है कि नहीं, तो उसके बारे में 3 क्वेश्चन पूछो: व्हाट, हाउ एंड व्हाई, ठीक है। व्हाट मतलब क्या, वो एक्चुअली है क्या चीज, वो हाउ, वो आखिर हो कैसे रहा है, वो फेनोमेनन हो कैसे रहा है, एंड व्हाई, क्यों हो रहा है, ठीक है। इन 3 चीजों के बारे में अगर आप जान लोगे तो फिर हम कह सकते हैं कि उस टॉपिक के बारे में आपको कुछ कुछ पता है। प्रोसीड करते हैं आगे में। हमारे चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो, अगर तुम्हारे सामने दीवार है, ठीक है, अगर तुम्हारे सामने दीवार है और तुम चाहते हो पता करना कि हमारे सामने दीवार है कि नहीं, ठीक है ना, और तुम अंधे हो, मान लो, ठीक है, तुम क्या हो, अंधे हो, तो किस तरह से पता करोगे सामने दीवार है कि नहीं, ठीक है। एक तो ये हो गया कि हाँ चलो टोके ऐसे पता कर लेंगे, लेकिन हम लोग हैं खुरफाती, हम लोग क्या करेंगे, अपना सर उसमें दे मारेंगे। क्या करेंगे हम लोग, ऐसे अपना सर दे मारेंगे। अगर सर फूटा या फिर दीवार टूटा तो हम लोग मान लेंगे कि वहां पे सामने में दीवार है, और अगर सर हमारा नहीं टूटा, चाहे मेरा दीवार नहीं टूटा, समझ आ रहा है, तो हम लोग क्या मानेंगे कि वहां पे दीवार नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अपने आप को पहले उसमें भिड़ा दो, ठीक है, भिड़ा दो। रिजल्ट आया, इसका मतलब है, रिजल्ट नहीं आया उसका मतलब नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको किसी नदी की गहराई नापनी है तो किस तरह से आप नापोगे, ठीक है, डायरेक्टली थोड़ी कूद जाओगे किसी भी नदी में, पहले गहराई नापोगे ना भाई। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप ऐसे डंडा लेके ऐसे 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 करके पहले चेक कर लोगे, उसके डेप्थ को चेक करोगे, पहले तो पैर से ऐसे चेक करोगे ठीक है, पैर लगेगा नहीं 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 और ज्यादा गहरा है तो फिर क्या करोगे, ऐसे डंडे से लेके चेक करोगे, है ना। तो वही चीज हम लोग पहले करेंगे। लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन चैप्टर में घुसने से पहले हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया होगा। देखो यहाँ सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट जो हमारा वर्ड जो मिल रहा है वो क्या है, लाइट। द सेकेंड वर्ड जो हमें मिल रहा है वो है रिफ्लेक्शन। द थर्ड वर्ड विच वी आर गेटिंग इज एंड द फोर्थ वर्ड इज रिफ्लेक्शन, अच्छा रिफ्रैक्शन। कुछ बच्चे बोलेंगे सर एंड भी है, तो बच्चों जिनको एंड और नॉट नहीं पता है, कृपया अगर अपने वोकैबुलरी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि आप लोग सीबीएसई के थोड़ा बच्चे हो, अगर आपको अब तक एंड और नॉट नहीं पता है, चुल्लू में जाके डूब मरो, समझ गया, चुल्लू में ऐसे पानी लो डूब मरो। चलो एंड को हम लोग गोली मारते हैं। अपने पास 3 वर्ड्स है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो सबसे पहले जानते हैं कि लाइट, लाइट बोलने से क्या एज्यूम हो रहा है सर, लाइट सर मेरे घर में भी जलता है, कैसे सर, सीएफएल है हमारे यहाँ पे वो जलता है, सर हमारे यहाँ मरकरी है वो जलता है, सर कहीं पे अगर लकड़ी जलाते हैं तो हमें लाइट मिलता है। सो सर, और हम कहीं कहीं पढ़े सर लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। आगे चल के ये पढ़ोगे कि लाइट जो है वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उनका ऑसिलेशन है। क्या, इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव के ऑसिलेशन से मिलके बनता है तुम्हारा लाइट। ये सब आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है ना। तो लाइट के बारे में तुमको ये एज्यूम होता है, ठीक है। अच्छा, लाइट के बारे में एक और चीज एज्यूम होता होगा, सर लाइट जो है ना हमेशा एकदम सीधी रेखा में क्या बोलते हैं, प्रोपेगेट करता है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करता है। मतलब हाँ ये सब तो चलो, यानी कि लाइट तुम्हारा कुछ कुछ एज्यूम हो रहा है। रिफ्लेक्शन से क्या समझ रहे हो सर, रिफ्लेक्शन हाँ सर, हम सर ऐसे मिरर लेते हैं सर और ऐसे सूर्य की रोशनी से किसी को डिस्टर्ब करते हैं सर। हम बोले बिल्कुल, वो क्या है, रिफ्लेक्शन है। क्या है वो, रिफ्लेक्शन। क्या करो तुम, सूर्य का रोशनी आ रहा है, उसको तुम अपने मिरर पे ऐसे वो स्ट्राइक कर रहा होगा और मिरर से रिफ्लेक्ट होके क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके किसी के आंखों पे तुम ऐसे चमका देते हो, तो वो हो गया रिफ्लेक्शन। सर ये रिफ्रैक्शन कुछ नया है, क्या है, रिफ्रैक्शन सर कुछ नया है, इसके बारे में कुछ नहीं आ रहा दिमाग में। बोलते चलो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक तुम ग्लास लो, ठीक है, एक ग्लास लो, उसमें पानी भर दो एंड देन उस ग्लास में ऐसे डिप कर दो पेंसिल, ठीक है ना। तो तुम देखोगे साइड से, अगर उसको तुम देखोगे, जैसे मान लो कि ये ग्लास है, ठीक है, और अगर तुमने इसमें पानी भर दिया, इसमें क्या कर दिया, पानी भर दिया, ऐसा पानी भरा हुआ है, और इसमें अगर तुमने पेंसिल इस तरह से डिप किया, तो देखो मान लो कि इतना इसका विड्थ है, पानी में डिप होने के बाद ये जो पोर्शन तुम्हें दिखेगा ना, ये थोड़ा एनलार्ज दिखेगा। किस तरह से दिखेगा, एनलार्ज दिखेगा और थोड़ा डेविएटेड दिखेगा। समझ में आ रहा है, ये होता है रिफ्रैक्शन के चलते।
थोड़ा सा इन चीजों को हम लोग और अच्छे से समझेंगे, डीप में समझेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही जान लो, ठीक है। और थोड़ा पेशेंस भी होना चाहिए अपने पास नई नई चीजों को जान रहे तो अपने समय में अपने पास कुछ पेशेंस होना चाहिए, ठीक है ना। ओके सो सर, हम लोग को ये पता चल गया कि हम लोग को तब हम लोग मानेंगे कि हमें चैप्टर ये समझ में आ गया कब, जब हम लोग को ये पता चल जाए कि लाइट के बारे में पता चल जाए कि एक्चुअली लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में पता चल जाए, एंड देन रिफ्रैक्शन से सारी चीजों के बारे में रिलेटेड मतलब उसके बारे में पता चले कि क्या है, क्यों होता है, लेंसेज के थ्रू किस तरह से होता है, किन चीजों में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहता है, ये सब चीजें, ठीक है ना। उनके रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या है, लॉज क्या है, समझ में आ रहा है। ये सारी चीजों को हम जान जाएंगे तो हम लोग समझेंगे कि ये हमारा चैप्टर हमको समझ में आ गया, समझ में आया। चलो अब बिना कोई देर किए हुए हम लोग इस चैप्टर पे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कुछ लंबा चौड़ा अचानक से डायरेक्ट रिफ्रैक्शन ना चालू करते हुए तुम लोग को सबसे पहले एज्यूम कराते हैं, इस चैप्टर को थोड़ा फील दिलाते हैं, ठीक है ना। चैप्टर में आखिर होगा क्या, इसका थोड़ा सा हम फील दिलाते हैं। तो कुछ फेनोमेनन्स को तुम लोग एज्यूम करो। किसको? फेनोमेनन्स। अब फेनोमेनन्स क्या होता है, देखो नेचर में कुछ घटनाएं घटते रहती है, उन्हीं को हम लोग फेनोमेनन्स बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, फेनोमेनन्स बोलते हैं। देखो सबसे पहले हम कुछ सेंटेंसेस को लिख रहे हैं, उनको दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले हम लिखे वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग, वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन डार्क रूम। क्या ये सही है? हम लोग डार्क रूम में चीजों को नहीं देख पाते, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्यों नहीं देख पाते हैं सर? क्योंकि वहां लाइट नहीं होती है, लाइट नहीं होती है। तो इसका मतलब लाइट का दिखने से क्या रिलेशन है भाई? तो हम लोग ये जानते हैं कि ड्यूरिंग डे, हम लोग क्या जानते हैं सर? ड्यूरिंग डे रिफ्लेक्टेड लाइट when received by eyes enables us to see things। देखो हम क्या लिखा, हम बोल रहे हैं कि जैसे हम पहले क्या बोले कि वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन डार्क रूम। ये तो एकदम क्लियर है कि हम लोग रात को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या बोलते हैं, रोशनी नहीं होती। बिना रोशनी के हम लोग कैसे देखेंगे? और उसके बाद हम बोले कि दिन में क्यों देख पाते हैं, तो हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा कि ड्यूरिंग डे रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आईज इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। इसका मतलब क्या हुआ? मान के चलो कि ये हमारा सूर्य है। क्या ये हमारा सूर्य है। ये मान चलो ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा आईज है। ये क्या है? तुम्हारा आईज है। यहाँ पे ये क्या है? तुम्हारा आईज है। और तुम्हें किस चीज को देखना है? लेट्स से इस चीज को तुमको देखना है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब होता क्या है ना कि ये जो है यहां से सूर्य की किरणें निकलेंगी, बहुत सारी किरणें निकलेंगी, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी किरणें निकलेंगी। एक किरण क्या होगा, लेट्स से एक किरण को हम ले लेते हैं, इस तरह से एक रे ले लिए, ठीक है, सन का एक रे ले लिए। ये क्या होगा, यहां से यहां आएगा, इसको हिट करेगा और हिट करने के बाद ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, हमारे आंखों तक पहुंचेगा, ठीक है, हमारे आंखों तक यहाँ पे पहुंचेगा। दिख रहा है? यहां से आया, ठीक है, यहां से आया और यहां से रिफ्लेक्ट होके किसी एक एंगल पर रिफ्लेक्ट होके हमें आंखों तक हमारा मिल गया। Thus how we can see the things around us in the presence of light। किस तरह से? देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग डे रिफ्लेक्टेड लाइट, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है रिसीव्ड बाय आवर आईज पे जो हमारा रिसीव होता है, वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है, वो जो हम लोग रिसीव करते हैं, उसके थ्रू हम लोग चीजों को देख पाते हैं। समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्शन समझ में आ रहा है? बस तुम्हें बस कहानी के जैसा सुनो, अभी जो बोल रहे हैं बस कहानी की जैसा सुनो, एकदम ऐसे ऐसा कर लो और कहानी की जैसा सुनो, एकदम अच्छा बच्चों की तरह इस तरह से बैठ जाओ और कहानी की तरह सुनो सर बोल क्या रहा है, क्या बोल रहे हैं सर, ठीक है। तो हम क्या बोले कि व्हेन आवर आईज रिसीव द रिफ्लेक्टेड रेज वी सी द थिंग्स। हम लोग अब तक ये चीज बोले ठीक है सर, इतना तक तो हमको भी समझ में आ गया। और कुछ चीज तुम लोग को बोलते हैं, वो थोड़ा सोचना, उसके बारे में थोड़ा विचार विमर्श करो, ठीक है। देखो दुनिया में 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तुमने सुना होगा, फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट थिंग। क्या? ट्रांसपेरेंट होते हैं। दूसरा क्या सुना होगा? तुमने सुना होगा ट्रांसलूसेंट। क्या सुना होगा? ट्रांसलूसेंट, ठीक है। और तीसरा तुम लोगों ने सुना होगा ओपेक। क्या सुना होगा? ओपेक। देखो जिन लोगों को लग रहा है ना कि मतलब सर आप बहुत कम कंटेंट दीजिएगा, चाहे ऐसा कुछ डर वैसा लग रहा हो, तो मैं तुम लोग को 100% एश्योरेंस दिलाता हूं कि जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड करूंगा वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। क्या होगा? एनसीईआरटी बेस्ड। हाँ, जहां जो रिक्वायर्ड है वहां मैंने एसचान से भी हेल्प लिया है और ओसवाल की किताबों से भी हेल्प लिया है। तो वहां से भी आपको जो जो रिक्वायर्ड चीजें हैं
अंधाधुंध चीजें मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा हाइप पे चले गए वो सारी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। मैं प्योरली सीबीएसई बेस्ड ओरिएंटेड, देखो क्योंकि हम लोग का ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कौन सा है, सीबीएसई, और सीबीएसई हमें कौन सा बुक मुहैया कराता है, एनसीईआरटी। सो ऑल द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी पैटर्न। तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। हाँ, जो जहां जरूरत होगा वहां पे मैं अदर बुक्स का सहारा लूंगा और उन चीजों को भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। सो मेरे पे पूरा तरह का विश्वास रखो और चलो हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। सो हमने क्या बोला, हमारे पास तीन चीजें हैं, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट, और तीसरा क्या हो गया, ओपेक। देखो जनरली क्या होता है, ट्रांसपेरेंट चीजें किनको बोलते हैं, जैसे कि तुम एज्यूम कर लो ग्लास, ठीक है, ग्लास क्या होता है, उससे अगर लाइट रेज को तुम पास करोगे तो क्या करेगा, उसको पेनिट्रेट कर लेगा, क्या करेगा, पेनिट्रेट कर लेगा, या डायरेक्टली पास कर जाएगा उससे, ठीक है, उससे क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा उससे। ट्रांसलूसेंट चीज क्या हो गया, जैसे ऑयली पेपर, ठीक है, पेपर को तुम पेपर के ऊपर तेल डाल दो, ठीक है, और उसके थ्रू फिर लाइट पास कराओ, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो होगा पास कर जाए, तो इसको लिख देते हैं पार्शियली पास, क्या, पार्शियली पास हो जाता है। और ओपेक चीज कैसा होगा, जैसे मान लो कि वुड में क्या होगा, डू नॉट पास, इसको लिख देते हैं डू नॉट पास, वहां से पास होगा लाइट, नहीं पास होगा। तो ट्रांसपेरेंट चीजों में जैसे ग्लास है, उसके हम आर पार देख पाते हैं, क्यों, क्योंकि उसके थ्रू लाइट जो है पास हो पाता है, तभी हम उसके थ्रू आर पार देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट वैसे चीजें कैसे होगी, जैसे ऑयली पेपर, उनसे क्या होता है कि पार्शियली लाइट पास हो। अभी हम इस पेपर को अगर हम क्या बोलते हैं, इसमें ऑयल अगर डाल दें, तो हम अगर उसके बाद फिर इधर से अगर टॉर्च अगर हम कोई जलाएं, तो हम कुछ देखेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ जो रेज है वो आर पार चली जा रही है। जब हम लाइट को बंद कर देंगे प्रॉपरली, अगर रूम को अगर बंद कर दें और लाइट ऑफ कर दें, ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे ऐसे टॉर्च जला के, तो हाँ कुछ अमाउंट ऑफ रेज जो है वो पास होती है। तो वैसे चीजों को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। एक होता है ऑपेक ऑब्जेक्ट, जैसे कि वुड हो गया, वुड के थ्रू अगर हम पास कराना चाहेंगे लाइट रेस को तो नहीं पास करेगा, उसके थ्रू हम देखना भी चाहेंगे तो हमको आर पार दिखेगा नहीं। समझ में आ रहा है? अच्छा, और देखो क्या है तुमने कुछ फिनोमेना को ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कि द इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन होना, ये तुमने देखा होगा। और क्या तुमने देखा होगा, और देखा तुमने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, क्या, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देखो सब लाइट से रिलेटेड है, लाइट का तुमको अभी हम फील दिला रहे हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स तुम देख लो, फिर देख लो द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो तुमने देखा होगा, 7 कलर जिसमें होते हैं, ठीक है, रेनबो तो तुम लोग देखा होगा। अब जो लोग नहीं देखा है, तुम लोग का लक खराब है भाई, तुम लोग देख लो, ठीक है, मरने से पहले बार देख लो। रेनबो जिन लोग नहीं देखा है ना, कम से कम रूम से बाहर निकलो, कभी बरसात हो, बरसात जैसे खत्म हो तो आसमान में कभी कभी दिखता है, तो देख लो, जिन लोग नहीं देखे हो। तो जिन लोग देख लिया वेल एंड गुड। चलो फिर देखो बेंडिंग ऑफ लाइट, क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट इन मीडियम, इसका हम थोड़ा सा और थोड़ा डीप में बताएंगे। जैसे अभी बताए थे ना, वहां पे ग्लास लिए थे, ग्लास में वाटर डाले थे, वाटर में फिर हम लोग पेंसिल डाले थे, तो देखो कि थोड़ा सा बड़ा दिखने लगता है हम लोग पेंसिल, और थोड़ा सा जहां जैसे ये पेंसिल जो है हमारा, जहां पे हम डीप किए थे, अगर पेंसिल हमारा इस तरह से बनना चाहिए था डीप किया तो, लेकिन ऐसा नहीं बनता है, ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे बन जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोल रहे हैं हम लोग बेंडिंग ऑफ लाइट। इसको थोड़ा सा हम लोग अभी होल्ड पे रखते हैं इस सेंटेंस को, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग होल्ड पे रखते हैं, इसके बारे में थोड़ा डीप हम लोग जानेंगे, डीपली हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर देखो अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं ना, थोड़ा सा लाइट के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, लाइट के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। हम लोग तो ये जान गए कि लाइट क्या है, एक क्या बोलते हैं, एनर्जी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बट लाइट एक्चुअली बना किस चीज से, हम लोग वो चीज थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझेंगे। हम लोग सबसे पहले जानते थे द फैक्ट दैट small source of light casts a sharp shadow of an opaque object points to this straight line path of light, usually
indicated as a ray of light. ray of light. देखो क्या लिखे हम लिखे द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, एक छोटा सा भी अगर लाइट का सोर्स है, अगर उसको हम लोग कास्ट कर रहे हैं और उसके बीच में अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए, ओपेक कौन सा, जैसे मतलब वुड आ जाए, तो वुड भी आ जाए तो उसका एक शार्प शैडो फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है जब लाइट जो है मान लो कि स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है, उसके बीच में मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट आ गया तो उसका यहाँ पे शैडो बन जाएगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पे शैडो बन जाएगा। तो ये हम लोग जानते हैं कब होता है कि जब लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है। दूसरी बात यहां से क्या प्रूफ होता है कि लाइट जो है वो रेज से मिलकर बना हुआ है, जैसे क्या बोलते हैं किरण, जो किरणें होती हैं वो क्या है, वो एक रेज है, क्या है, रेज है, रेज ऑफ लाइट पहले माना गया इनको, क्या, रेज ऑफ लाइट माना गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये थ्योरी, जैसे कि हम लोग पहले जानते थे कि जो लाइट को अगर हम लोग कास्ट करें किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे, ओपेक ऑब्जेक्ट पे, तो वहां से हम लोग एक शार्प शैडो हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। तो वहां से हम लोग कंक्लूड क्या किया कि वो एक रे, मतलब जो लाइट है वो एक रे की तरह बिहेव करता है, किस तरह से, रे की तरह बिहेव करता है। परंतु यहाँ पे हुआ क्या, देखो अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, तुम लोग को मजा आएगा, ठीक है, यहां से थोड़ा सा मजा आएगा। हुआ ये कि एक आया हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किए कर रहे थे और साइंटिस्ट लोग को वहां पे एक नया चीज मिला। क्या नया चीज मिला सर, जिसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सर ये होता क्या है, सर होता ही है, देखो इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट, on the path of light becomes very small, तो फिर क्या होगा, लाइट हैज टेंडेंसी, ठीक है, लाइट के पास टेंडेंसी है टू बेंड अराउंड इट, ठीक है, and not walk in straight line, देखो क्या लिखे हैं साइंटिस्ट लोग, यहां तक खुश था कि हाँ चलो लाइट जो है वो क्या, रे ऑफ लाइट है, ठीक है, लाइट क्या चीज से मिलकर बना है, रेज से मिलकर बना है, कई सारी किरणों से मिलकर बना हुआ है। फिर यहाँ पे एक हम लोग को देखने को मिला कि अगर हम लोग मान लो कि एक ऑब्जेक्ट जो है, मान लो लाइट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा है, और उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दे और जो कि बहुत ज्यादा छोटा है, क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है, जैसे मान लो कि ये लाइट रे है, ठीक है, ये लाइट रेज है, ये क्या है, लाइट रेज है, और मान लो इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट अगर रख दे जो कि बहुत छोटा है, तो क्या होना चाहिए, होता तो ये कि यहाँ पे इसका शेडो बन जाता है, लेकिन होता क्या है कि ये यहां से बेंड करके उसके बाद फिर यहाँ प्रोपोगेट करने लगता है, दिख रहा है, बेंड करके ऐसे प्रोपोगेट करने लगता है, यहां से ऐसे बेंड करके, जो नहीं टकराया है वो तो सीधा प्रोपोगेट है, लेकिन जो टकराया है वो बेंड कर जाता है, दिख रहा है, बेंड कर रहा है, बेंड करके प्रोपोगेट करने लगता है। तो सर हम लोग तो अब तक जानते थे कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, और उसी के चलते हम बोले थे कि रे ऑफ लाइट है, रे जो है कभी भी सीधा प्रोपोगेट करता है, तो इसलिए हम लोग बोले थे कि वो रे ऑफ लाइट है, स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन के माध्यम से। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सर जो ये है लाइट जो है बेंड कर जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो खारिज हो गया, ये सेंटेंस तो खारिज हो गया। फिर यहां से साइंटिस्ट लोग बोला, कंक्लूड किया, थ्योरी दिया कि नहीं बच्चों नहीं, आगे सुनो, वो लोग ये बोला इस फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए, टू एक्सप्लेन दिस फेनोमेनन, वो लोग क्या बोला कि लाइट इज थॉट एज अ वेव। वो लोग क्या कंक्लूड किया कि लाइट जो है वो क्या है, एक वेव है, क्या है, वेव आसानी से मुड़ जाता है, वेव जो होता है वो आसानी से मुड़ जाता है, इसलिए लाइट को वेव की तरफ फिर कंसीडर करने जाने लगा। तो यहां तक भी ठीक था कि हाँ चलो लाइट वेव है, चलो यहां तक भी ठीक था। फिर साइंटिस्ट लोग को चुल मचा, ठीक है, उन लोग और भी एक्सपेरिमेंट जारी रखा, ठीक है। तो इन द बिगिनिंग ऑफ अब ये तुम लोग तो केमिस्ट्री में भी देखा होगा कि एक बंदा, मान लो एक साइंटिस्ट है, कुछ खोजा,
उसके अनुसार उसको नोबेल पुरस्कार मिल गया। पता चला उसके अंडर में जो काम करने वाले ना वही उन लोग थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, उसमें उन लोगों ने उस चीज को और मतलब क्या बोलते वो पार्टिकल का बिहेवियर कोई और नया खोज लिया, तो अब उसके अनुसार उसको नोबेल पुरस्कार मिल गया। समझा रहा है? ये ठीक उसी प्रकार से पहले सोचा कि रे ऑफ लाइट है, अब बेंड कर गया तो उसको वेव की तरह बोला गया, वो वेव है। अब देखो क्या हुआ, इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में, 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में जब जब लाइट का इंटरेक्शन देखा गया, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर, ठीक है, लाइट का जब मैटर के साथ इंटरेक्शन देखा गया तो फिर कंक्लूड किया गया कि लाइट ऑफन बिहेव्स समवॉट like a stream of particles। अब देखो यहां पे, अब एक नया यहां पे मोड़ आ गया। अब देखो जैसे हुआ ये था ना, इस चीज को थोड़ा समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको फील ला देते हैं। जैसे मान लो कि तुमने सुना होगा इसके बारे में, मंगल मिशन के बारे में तुमने सुना होगा, ठीक है ना, मंगलयान। तो उसमें क्या किया था, एक प्रॉपर्टी यूज किया गया था। जैसे हो ये रहा था कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा यहां से फ्यूल अगर क्या बोलते हैं स्पेसशिप में फ्यूल ज्यादा भर के ले जाया जाए तो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा पेलोड हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं भारी हो जाएगा। तो उसको आउटर स्पेस में लेके जाना उतना ज्यादा फ्यूल को वो पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो उन लोगों ने एक दिमाग लगाया कि एक रेडिएशन प्रेशर नाम का एक होता है, ठीक ना, फिनोमेनन होता है एक रेडिएशन प्रेशर। क्या होता है? रेडिएशन प्रेशर। ये तुम लोग पढ़ोगे, ये तुम लोग 12th में पढ़ोगे। जिसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, जिसको समझ में आया उसके लिए रेडिएशन प्रेशर 11th 12th में ऐसे मतलब समझोगे, उसी वक्त उस वक्त ही पढ़ोगे। देखो होता क्या, होता ये है, जैसे तुमने एक शिप देखा होगा, तो शिप में देखा होगा कि एक बड़ा सा तंबू जैसा लगा हुआ है, वो क्या बोलते हैं विंड प्रेशर को यूज करते हुए फिर वो बोट जो है वो सेल करता है ओशियन में, ठीक है ना। तो वो क्या बोलते हैं स्पेस में भी एक चीज ये देखा गया, स्पेस में भी एक चीज ये देखा गया, मतलब उन लोग क्या किया कि उन लोग जानता था कि रेडिएशन प्रेशर नाम का भी कोई चीज होता है। रेडिएशन प्रेशर क्या होता है कि मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और अगर यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, क्या है यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, और ये सोर्स ऑफ लाइट जो है इस पे गिर रहा है, इस मेटालिक बॉडी पे मान लो गिर रहा है, तो ये इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है, एक फोर्स, एक प्रेशर लगाता है। समझ आ रहा है? उसी को हम लोग रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। तो इस चीज को साइंटिस्ट लोग जानता था, तो लोग मंगलयान में क्या किया, उन लोग मंगलयान में बड़ा बड़ा सोलर पैनल दिया। क्या दिया? बड़ा बड़ा एकदम सोलर पैनल दिया। समझ आ रहा है? जो कि 100% रिफ्लेक्ट कर दे, 100 R = 1, 100% रिफ्लेक्टिंग बॉडी को लगाया, लमसम 100% रिफ्लेक्टिंग बॉडी को। वो क्या करता था कि जो भी सन रेज जो आता था ना, जैसे मान लो कि उसको जो हमारा स्पेसशिप था उसको क्या बोलते हैं ऑर्बिट में ले जाया गया, ऑर्बिट से बाहर निकाला गया हमारे अर्थ का ऑर्बिट से, और उसके बाद फिर क्या हुआ, रेडिएशन प्रेशर की मदद से, यानी कि सूर्य की किरणों से जो प्रेशर उस स्पेसशिप पे लग रहा था, उस प्रेशर की मदद से स्पेसशिप को सेल कराया गया। जिस तरह से ओशियन में शिप को किस तरह से सेल कराया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो ब्रह्मांड है, जो हमारा गैलेक्सी है, ठीक ना, स्पेस है, उसमें क्या किया गया, उस स्पेसशिप को रेडिएशन प्रेशर की मदद से, ठीक है ना, सेल कराया गया और वो फिर मार्स तक गया था। समझ में आ रहा है? हाँ, इस चीज का कहां इंपॉर्टेंस है, ये हल्का सा यहाँ पे बस बोला गया है कि अब जैसा हम लोगों ने क्या बोला कि ये जो है लाइट जो है किसी पे फोर्स लगा रहा है। फोर्स कब लगा सकता है? जब वो एक पार्टिकल, एक मैटर हो, समझ रहे, एक पार्टिकल हो। तो यहां से ये कंक्लूड किया गया कि जो हमारा लाइट है वो एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि हम लोगों ने लाइट का जब मैटर के साथ इंटरेक्शन देखा तब हमने ये चीज कंक्लूड किया, ठीक है। ये 20th सेंचुरी की बात है, ठीक है। तो बोले कि अच्छा सर, पहले था हमारा स्ट्रेट लाइन, सॉरी रे था, हम लोग मान रहे थे, उसके बाद फिर आप वेव बोल रहे हैं, उसके बाद फिर स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स बोल रहे हैं, मैंने पार्टिकल्स बना दिए, अब तक तो ठीक है ना। बोले कि नहीं, अब साइंटिस्ट लोग का और दिमाग घूमा, अब उन लोग एक न्यू थ्योरी लाया है, a new theory proposed, ठीक है। न्यू थ्योरी में क्या बताया गया कि ये था तुम्हारा मॉडर्न, देखो जब कुछ भी साइंस में नहीं समझ में आए, जब वो नेचर का नियम फॉलो ना करे तो सीधा सा उसको पढ़ने के लिए हम लोग को क्वांटम की दुनिया में जाना पड़ता है। सो हियर कम्स आवर मॉडर्न
क्वांटम थ्योरी, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, समझ में आया? एक मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ मैटर, ये देखा गया कि लाइट जो है, लाइट ऑफन बिहेव्स समवॉट, लाइट ऑफन, अरे यार क्या हम बोल रहे हैं, एक मिनट रुको, इसको ऐसे लिख देते हैं, रुको। मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ये बोला है कि लाइट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल, ये दोनों बोल दिया कि लाइट जो है पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा, वेव की तरह भी बिहेव करेगा, और इसी को बोलते हैं हम लोग, ये जो क्या बोलते हैं, डुअल नेचर ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? डुअल नेचर ऑफ लाइट। जिसको नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, माथा पकड़ के मत बैठ जाना कि सर ये क्या पढ़ा दिए, माथा पकड़ के नहीं बैठना। जिसको नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से पॉज करो, थोड़ा सा रिवाइंड करो, कहानी की जैसा सुनना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूड किया कि लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करता है, ठीक है ना? तो ये जो दिया गया था, ये डुअल नेचर शो करता है। तो तुम देख रहे हो, सबसे पहले क्या बोला गया कि लाइट जो है वो क्या है, रे है। क्या है? रे है। फिर हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया कि अब देखो, हम देखो अब इसको बेसिक से समझा रहे हैं, ठीक है? एकदम ध्यान से सुनना। अब तक हम लोग क्या समझे, हम लोग ये जाने कि सर लाइट जो है वो क्या है, सर सीधा एक प्रोपोगेट करता है। पहली बात हम बोले ठीक है, क्योंकि सर हम लोग अगर स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट भी रखें और उसके सामने अगर हम लोग क्या रख दें, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट भी रख दें, तो उसका एक बहुत शार्प शैडो कास्ट करेगा, ठीक है? तो वहां से हम बोले कि पहला बात कि वो स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करेगा लाइट, और दूसरी बात ये बोले कि लाइट जो है वो रेज है। क्या है? रेज है। तो जिसको पेनिट्रेट कर गया वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिसको नहीं थोड़ा बहुत किया वो ट्रांसलूसेंट हो गया, और जिसको एकदम नहीं कर पाया वो ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट का क्या करेगा, वो शैडो क्या बोलते हैं, बनाएगा, ठीक है? तो हम वहां से कंसिडर कर रहे हैं कि लाइट जो है वो रेज है। क्या है? वो रेज है। फिर हम देखें कि एक फेनोमेनन आया, जब हम देखते हैं कि लाइट, मान लो कि कोई भी एक लाइट जो है वो प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है? लाइट क्या है? प्रोपोगेट कर रहा है, और उस लाइट के बीच में अगर हम एक छोटा सा पार्टिकल रख दे, क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्टिकल, तो क्या होगा, उस पार्टिकल में पेनिट्रेट ना करके उसके बगल से बेंड होके उस पर फिर सीधा चल जाएगा। चींटी लोग को कैसे देखो, चींटी मान लो कि सीधे सीधे चल रहा है, और उसके क्या बोलते हैं, वो जो सीधी रेखा में लोग चल रहा है, अगर बीच में तुम एक पत्थर रख दो तो लोग क्या करेगा, उसके बगल से ऐसे गुजर के चल जाएगा, फिर वही सीधा लाइन फॉर्म कर लेगा। ठीक उसी प्रकार से इन लोग भी ऐसे ही करता है, लाइट भी ऐसा ही करता है, और इसी को बोलते हैं, जो बेंड कर जाता है ना लाइट, इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब चूंकि लाइट बेंड कर जा रहा है, तो ये वाला तो नियम कानून फेल हो गया, तो ये रे तो हम कंसीडर इसको नहीं कर सकते हैं। फिर हम लोग का साइंटिस्ट बोले कि नहीं सुनो बच्चा, ये जो है वो रे नहीं है, ये वेव है। लाइट क्या है? एक वेव है, समझा? लाइट क्या है? एक वेव है। बोले ठीक है, ये भी मान गए। फिर कुछ समय बाद क्या पता चला, 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में जब लाइट को मैटर के साथ इंटरेक्ट कराया गया, तो समझ में आ रहा है कि वहां पर रेडिएशन, प्रेशर, ये सब का बात आ रहा है कि लाइट जो है प्रेशर लगा रहा है। अब कोई चीज प्रेशर लगा रहा है, इसका मतलब तो एक ही चीज हो सकता है कि वो मैटर है। मैटर है तभी ना प्रेशर वो लगा रहा है, पार्टिकल्स है। तो वहां से ये हम लोग कंक्लूड किया कि दे आर स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, दे आर नॉट वेव, दे आर स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। बोले ठीक है, ये भी मान लिए। तो अब हम लोग यही ना माने कि स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, आप कुछ नहीं ना बोलिएगा, नहीं बाबू। और देखो सुनो, एक नया थ्योरी क्या बोलते हैं प्रपोज किया गया, जब कहीं पे ये वेव की तरह बिहेव कर रहा था, कहीं पे ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहा था। तो हम क्या बोले, जब कुछ नहीं समझ में आया तो हम लोग क्वांटम की दुनिया में चल जाते हैं। तो क्वांटम क्या बोलते हैं, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ मैटर्स ये कहता है कि लाइट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल। लाइट क्या है? दोगला है। क्या है वो? दोगला। इट शोज अ डुअल नेचर ऑफ लाइट, मतलब डुअल नेचर शो करता है, दोगला है। समझ में आ रहा है? तो अब तक की राम कथा कहानी जो है हमने जो पढ़ी वो यहां तक थी, ठीक है? अच्छा, तो हम लोग जो इस चैप्टर में जो भी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, लाइट को हम लोग एज अ रे हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है? एज अ रे हम लोग कंसिडर करके, लाइट एज अ रे कंसिडर करके हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये दोनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सर आप बोल रहे हैं सर इतना पुराना चीज पढ़ने के रे, हम लोग सर वेव भी जान लिए, आप बोल दिए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स भी, डुअल नेचर ऑफ लाइट, ये सब कब पढ़ेंगे? आप लोग देखो 11th में जाके वेव के बारे में, नेचर के बारे में पढ़ोगे, वेव नेचर के बारे में, और 12th में जाके इसका स्ट्रीम मॉडर्न फिजिक्स आएगा वहां पे,
तो मॉडर्न फिजिक्स में ही तुम लोग ये पढ़ोगे, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ये सब पढ़ोगे, ठीक ना, कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों किस तरह से शो करता है, ठीक ना, सारा कुछ वहाँ प्लैंक्स थ्योरी सब सब बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है ना। तो अब तक के लिए इतना ही कि हम लोग लाइट को रे की तरह कंसीडर करेंगे और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फटाफट से बोर्ड को इरेज करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। अब चलो फटाफट से हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब तक हमने लाइट के बारे में बहुत कुछ बता दिया, ठीक है। अब लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो डायरेक्टली हम मूव ऑन करते हैं रिफ्लेक्शन बाबा के ऊपर। तो टॉपिक डालते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्शन होता क्या है? इट इज बेसिकली द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है। इट इज बेसिकली द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अगर कोई एक शाइनी ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रेज को पेनिट्रेट कर रहे हैं, मतलब एक सोर्स ऑफ लाइट को उस पर फोकस कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वहां से बाउंस बैक कर जाएगा अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन, जो कि नेचर में आमतौर पर इस तरह से पाया जाता है। तो रिफ्लेक्शन होने के लिए जिस तरह से लाइट जरूरी है, तो लाइट हमने पढ़ लिया, उसके साथ साथ हमको एक जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण चीज को बोलते हैं हम लोग मिरर। क्या बोलते हैं हम लोग? मिरर। व्हाट इज मिरर? सबसे पहले हम मिरर के बारे में जानेंगे। मिरर क्या है भाई? मिरर बताइए, कोई बताओ। देखो, इट इज अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस। इट इज अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट। क्या लिखे हम लिखे कि हाईली पॉलिश सरफेस होगा और ये जो होगा मोस्ट ऑफ द लाइट वो रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। ये चीज हम लिखे। अच्छा, रिफ्लेक्शन जनरली देखने में कैसा होता है मिरर के साथ, वो देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा मिरर है। क्या ये हमारा मिरर है। ये हमारा क्या है? मिरर है। मान लेते हैं कि ये हमारा जो है वो इंसिडेंट रे है, यानी कि ये हमारा किसी सोर्स से ये हमारा रेज जो है वो आ रहा है, ये हमारा सोर्स है, ठीक है। यहां से जो है रेज वो आ रहा है, इसको आने का डायरेक्शन दे देते हैं और यहां से वो टकराया और किसी एक एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होकर चला गया। तो एक मान लो हम मिरर पे एक नॉर्मल इस तरह से गिरा लेते हैं, ठीक है। तो जो आया और ये जो आया है ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है। ये क्या है? नॉर्मल लाइन। तो इस नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनाएगा, इसको ये हम बोल देते हैं मान लो कि आई एंगल। और ये जो जाने के बाद इमर्जेंस वाला जो एंगल जो बन रहा है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे हो गया। और जो टकराने के बाद बाउंस बैक हुआ रे उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का सीन होगा। मान लो कि इसको एम डैश और एम मान लो, तो ये मिरर है, ठीक है। ये डल सरफेस है, ठीक है। डल सरफेस को किस तरह से, जैसे मान लो कि ये मिरर है, ये क्या है? एक मिरर है और ऐसे ऐसे मिरर को बनाया जाता है, ठीक है। डिनोट इस तरह से किया जाता है। तो जिस तरफ से ये जो हम किया ना, ये हो गया तुम्हारा डल सरफेस। ये क्या हो गया? डल सरफेस। और इस तरह जो हो गया ये पॉलिश सरफेस है, इधर ही रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। दूसरी तरफ से इसमें ये जो पोर्शन है वो पॉलिश है, इधर डल, ठीक है। इस तरह से कुछ रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो इसका मतलब सर कोई भी रिफ्लेक्शन होगा तो उसके कुछ सेट्स ऑफ लॉज होंगे। बोले कि हाँ, वो सर क्या है वो बता दीजिए। तो चलो जल्दी से डालो एकदम टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हालांकि ये बच्चों वाली चीजें हैं, ये सब तुम लोगों ने पढ़ी भी होगी, ठीक है ना। पर फिर भी क्लास में आए हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्या था क्या नहीं था, क्योंकि एग्जाम में लिखना भी होगा। बोले बिल्कुल ठीक है। पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? देखो, जितनी एंगल पे वो आया उतनी ही एंगल पे जाएगा, जितनी एंगल पे आया उतनी ही एंगल पे जाएगा। यानी कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? दोनों सेम होगा। यानी कि क्या बोलना चाह रहे हैं हम? बोल रहे हैं एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, यही चीज बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है लॉ? कि द इंसिडेंट रे कौन सा है? मान के चलो इसको ए लिख देते हैं, इसको ओ लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं। तो इंसिडेंट रे क्या हो गया? ओ ए, समझ आ रहा है? ई मान लो कि एन लिख देते हैं नॉर्मल वाला को, ठीक है। तो ओ ए, द इंसिडेंट रे ओ ए, ठीक है। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है, बीओ, क्या बीओ, ठीक है, सॉरी ओबी, ओबी इसको मान लीजिए ऐसे क्या है ना, तो ओबी, ठीक है, और ये ओए होगा, ऐसे एओ होगा, एओ इधर से चला ना, तो एओ ओबी एंड नॉर्मल रे, नॉर्मल रे, ठीक है, नॉर्मल रे नहीं बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, नॉर्मल क्या आंसर है, एनओ, समझ रहे, ये तीन तो, ये तीनों जो है विल लाई ऑन सेम प्लेन, तीनों के तीनों देखो सेम प्लेन पे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे यानी कि एओ, बी जो ओबी है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो, और ये जो नॉर्मल रे है, दिख रहा है, तीनों सेम प्लेन पे एक पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है, तो उनका सेम प्लेन होगा, ठीक है, विल हैव सेम प्लेन, ठीक है। अब एक बात बताओ, लेट्स से कि ये जो इमेज, जो मान लो कि अगर हम किसी प्लेन मिरर के सामने, किसके सामने, प्लेन मिरर के सामने अगर हम खड़े हैं, और प्लेन मिरर के सामने अगर हम खड़े हैं, तो वो जो इमेज फॉर्म करेगा उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकता है, बताओ, क्या हम लिख रहे हैं, अगला टॉपिक डालो, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, तो जो भी इमेज फॉर्म होगा उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, सोचो, अपने से सोचो, क्या क्या हो सकता है। सर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट सर कोई प्लेन मिरर के सामने खड़ा है, ठीक है सर, तो उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जैसे कि सर ये जो हाइट है इसका, सर ये जो हाइट है, मान लीजिए एज, इमेज का जो हाइट है, और ये ऑब्जेक्ट है, मान लो, मतलब सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, इमेज है, तो जो ऑब्जेक्ट का हाइट है और जो इमेज का हाइट है, वो दोनों के दोनों क्या अलग हो जाएंगे, नहीं, दोनों को तो, अब जैसे मान लो कि हम 4 फीट के हैं, प्लेन मिरर में देखेंगे तो हम 8 फीट के हो जाएंगे, या 5 फीट के हो जाएंगे, या फिर 3 फीट के हो जाएंगे, नहीं, 4 फीट के हैं तो 4 ही फीट के रहेंगे, यानी कि h विल बी इक्वल टू h, तो यहां से पहला इमेज हमको क्या मिला कि हाइट ऑफ, क्या लिखना था, हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी। अच्छा, ये जितनी दूरी पे खड़ा है, लेट से उसको डी मान लेते हैं, और ये इसका जो इमेज जो बना है वो जो कितनी दूरी पे अंदर होगा उसको भी क्या हम लोग डी ना मानेंगे, उतनी ही दूरी पे बनता है, सो सेकेंड पॉइंट विल बी क्या, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, दूसरा ये रहता है। तीसरा क्या प्रॉपर्टी होगा, देखो कि जो हमारा बनेगा, वो पहले बात वर्चुअल बनेगा, वो जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, वर्चुअल बनेगा एंड इरेक्ट बनेगा। अब ये सर वर्चुअल क्या है सर, अब जैसे मान लो कि तुम एक लेंस लो, मैग्नीफाइंग लेंस लो, और उससे तुम देखने की कोशिश करो, तो जो तुमको जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो क्या होगा, उस लेंस के सामने वो ऑब्जेक्ट तुमको दिखेगा, समझ आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट तुमको दिखेगा, परंतु वर्चुअल का मतलब क्या हुआ कि जो काल्पनिक है, जैसे मान लो कि हम जैसे सामने मिरर के सामने खड़े हैं, और उसके अंदर जो हमारा इमेज प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या असलियत में है, नहीं, वो एक प्रतिबिंब है, अंदर में थोड़ी एक नया क्या बोलते हैं सर खड़े होंगे, ऐसा थोड़ी है। अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, इमेज जो है हमारा अंदर में फॉर्म हो रहा है मिरर के अंदर में, तो क्या मिरर के अंदर में भी एक सर होंगे खड़े, नहीं, वो क्या है, एक वर्चुअल इमेज है। सो द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर विल बी वर्चुअल एज वेल एज इरेक्ट, अगर खड़े हैं तो वो खड़े ही बनेगा, खड़ा इमेज बनेगा, ठीक है, और क्या ऑप्शन हो सकता है, हाँ सर अगर हम लोग लेफ्ट हाथ उठाएंगे तो वो सर राइट हाथ उठाएगा, इसका मतलब लेटरली इन्वर्टेड, क्या लेटरली इन्वर्टेड को भी इमेज बनेगा, ठीक है। अच्छा सर इतना तो समझ में आ गया, हम लोग को आ गया। अच्छा सर तो ये तो प्लेन मिरर हो गया, हम लोग तो और भी तरह का मिरर देखे, बोले कौन सा मिरर देखा है, तो सर हम लोग जैसे जाते थे बस वगैरह स्टैंड में, तो बस स्टैंड में हम लोग बहुत सारा देखे हैं सर, कर्व मिरर ये सब बहुत सारा देखे, इसको मिटा ही देते हैं, ठीक है ना, ये तो तुम लोग का एज्यूम हो गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, ओके। चल नेक्स्ट, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं
स्फेरिकल मिरर के बारे में। कौन सा? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? जैसे मान लो एक चम्मच लो, एक चम्मच को तुम एज्यूम करो, एकदम बेसिक सा एकदम एग्जांपल लेके बताते हैं। एक चम्मच को एज्यूम करोगे तो उसके दो सरफेसेस होते हैं, ठीक है। एक तरफ देखोगे तो तुम छोटे दिखोगे, ऐसे करके देखोगे छोटे दिखोगे, और जब पलट के देखोगे तो क्या होगा, जो बल्ज आउट होगा सरफेस उसमें क्या होगा, थोड़ा सा तुम फूले हुए दिखोगे। समझ रहे? दो तरह के सरफेस हो गए दिखेंगे तुमको, समझ आ रहा है? दो तरह के सरफेस दिखेंगे। तो मान लो पहली बात तो ये जानो कि स्फेरिकल मिरर किसको बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर किसको बोलेंगे? जैसे ये प्लेन मिरर था, तो स्फेरिकल मिरर किसको बोलेंगे? बेसिकली whose reflecting surfaces, whose reflecting surfaces, whose reflecting surfaces are spherical, जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस क्या होंगे? स्फेरिकल होंगे, ठीक है। वो क्या होंगे? स्फेरिकल मिरर होंगे। अच्छा, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने? दो प्रकार के। कितने? दो प्रकार के। जैसे मान लो ये तुम्हारा स्फेयर है। क्या है? स्फेयर है। स्फेयर मतलब समझ रहे ना, फुटबॉल। मान लो मेटालिक स्फेयर है ये, ठीक है। और तुम लोग क्या किया ना कि इसको दो हिस्से से काट दिया, एक यहां से ऐसे काटा है और एक यहां से ऐसे काटा है, समझ रहा है? तो एक तुमको ये पोर्शन मिला होगा 1 और एक तुमको ये पोर्शन मिला होगा 2, समझ रहा है? ये दो पोर्शन मिला होगा। अच्छा, एक तुमने पोर्शन लिया, लेट से वो ये था, ये तुम्हारा पहला पोर्शन हो गया, और दूसरा जो तुमने पोर्शन लिया है वो तुम्हारा ये था, यही ना था? यही था। अब एक काम करो, एक काम करो कि इस वाले पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे तुम क्या करो कि इसको क्या बोलते हैं, पूरा एकदम पॉलिश कर दो। यानी कि ये वाला पोर्शन जो है वो तुम्हारा डल होना चाहिए, और ये वाला जो पोर्शन है वो क्या कर दो, वो क्या कर दो, तो पूरा पॉलिश कर दो। और इसमें क्या कर दो कि ये वाला पोर्शन को क्या कर दो, सॉरी एक मिनट, इसमें क्या करो कि ये वाला जो पोर्शन है इसको तुम पॉलिश कर दो। समझ में आ रहा है? एक बार क्या किया हम लोग, अंदर का पहले वाले केस में क्या किया, अंदर का क्या होता है सरफेस को डल रखे हैं, और बाहर वाले सरफेस को क्या कर दिए हैं, पॉलिश। इधर पॉलिश इधर डल। इसमें क्या किया है, इधर पॉलिश कर दिए इधर डल। यही ना दो केस होगा, ठीक है। तो ऐसे मिरर्स के जो कि, ऐसे मिरर्स जो कि देखो दो होते हैं टाइप, टाइप इसके दो होते हैं। तो ऐसे मिरर्स जो कि जिनका पेट ऐसा फूला हुआ होगा, ऐसा फूला हुआ, बल्ज आउट जिसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? बल्ज आउट, या फिर कर्व्ड आउटवर्ड। दिख रहा है? आउटवर्ड की तरफ मतलब बाहर की तरफ कर्व्ड है, ऐसे बाहर की तरफ कर्व है, दिख रहा है? इधर इधर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो ऐसे मिरर्स को जो कि कर्व्ड आउटवर्ड होते हैं, ठीक ना, उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं इनको? कॉन्वेक्स मिरर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कॉन्वेक्स मिरर। और ऐसे जो कि अंदर की ओर इनवर्ड, इनवर्ड की ओर कर्व्ड हो, दिख रहा है? ऐसे है, ऐसे, तो इनको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं इनको? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कॉनकेव मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉनकेव मिरर, अब पहले भी सुने होंगे। तो इसका मतलब जो भी रिफ्लेक्टिंग होगा, जो रिफ्लेक्शन होगा ये इधर से होगा, समझ में आ रहा है? और इसमें क्या होगा, इधर से रिफ्लेक्शन होगा, रेज इस पे गिरेगा, समझ आ रहा है? जो भी रिफ्लेक्शन होगा इधर से होगा। तो ये दो तरह के हमको मिरर्स हमको देखने को मिल गए। अच्छा सर, मिल तो गए, अब इनका मतलब थोड़ा बताइए, इसमें रिफ्लेक्शंस जो होंगे मतलब ये प्लेन मिरर से कैसे डिफरेंट है। अब जैसे प्लेन मिरर हम लोग देख रहे थे सर कि जो इमेज बन रहा था, इमेज मान लीजिए प्लेन मिरर है, वो जो हम उसके सामने ऐसे खड़े हो रहे हैं, तो हम सर देख रहे हैं कि मेरा तो एकदम प्लेन, हम जैसे हैं उसमें भी वैसे ही बन रहा है। लेकिन सर हम स्पून ले रहे हैं तो स्पून में इधर से देख रहे हैं तो छोटा इमेज बन जा रहा है, इधर से देख रहे हैं तो बड़ा इमेज बन जा रहा है। इसका मतलब जरूर कुछ तिकड़ा है सर कर्व्ड सरफेसेस में। क्या तिकड़ा है सर, थोड़ा समझा दीजिए ना। चलो समझाते हैं, क्या दिक्कत है। चलो वाइप आउट करते हैं इसको भी। वाइप आउट डन। अब देखो, जैसे मान लो कि हम अभी दो तरह का तुमको मिरर समझा है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। तो अगर उनको दोनों को बनाने के लिए वो बोल देंगे तो तुम लोग बना लोगे? हाँ सर बना लेंगे। क्या करना होता है सर? कुछ नहीं, एक का पेट फुला दीजिए, ऐसे मान लो कि दो हमने मिरर को कंसीडर किया है। दो मिरर्स दिख रहे हैं? हाँ सर दिख रहा है। चल
अब देखो इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक देख रहे हैं कि ये इन मिरर्स का बिहेवियर कैसा होगा, इन मिरर्स का बिहेवियर कैसा होगा अगर इनके सामने कुछ हम चीज ले आए तो किस तरह से लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग वो देख रहे हैं। तो पहले केस में हमने एक यहाँ पे रख दिया है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने अभी सिंपल से एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं लेट से। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ओके, अच्छा ऑब्जेक्ट से मान लो कि रिफ्लेक्ट होके रेज आ रहा होगा, तो मान लेते हैं ये कुछ रेज आए, ये कुछ ऐसे रेज जो है इस पे गिर रहे हैं जो कि इस ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं। ठीक है, ये सोर्स ऑफ लाइट है मान लेते हैं, उसको कंसीडर कर लेते हैं। अब उसी से आ रहा है तो उसी को ना मानेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, यहां पे देखो दो तीन चीज हम लिख रहे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश करना, दिमाग में बैठाना कि ये सब सारी चीजें हैं क्या। कुछ कुछ हम पॉइंट्स लिख रहे हैं, ठीक है, उनको तुम देखो जैसे सी लिखे, एफ लिखे, पी लिखे, जब क्या है ये सबको थोड़ा सा दिमाग में बैठाने का कोशिश करना। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी होगा, ये मान लो है एफ है, ये मान लो है सी है। ठीक है, इतना हमको पता चल गया। इसको थोड़ा और इधर बनाते हैं। ठीक है, ये एफ है मान लो। ठीक है, अच्छा इसमें भी यही था, तो इसको भी, इससे भी कुछ कुछ लाइट रेज आ रही होंगी। ठीक है, अब चूंकि इसको ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है, याद रखना ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे है अभी। ठीक है, तब हम कंसीडर कर रहे हैं किस तरह से बिहेवियर इनका हो रहा है। हम लोग देखते हैं, अच्छा ये कौन सा, अगर इधर हो रहा है तो इसका मतलब इधर वाला क्या है, डल सरफेस है। और ऐसे केसेस में हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे केसेस में हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ कौन सा, कौन मिरर है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ये जो ए है वो कौन सा मिरर है सर, ये सर केव की तरह दिख रहा है सर, केव की तरह सर, ऐसे दिख रहा है केव की तरह। किस तरह से, ऐसे केव की तरह दिख रहा है। तो सर इसको मानेंगे हम कॉनकेव। क्या मानेंगे इसको सर, कॉनकेव। क्या है ये, कॉनकेव मिरर है। और सर ये बल्ज आउट है, मोटा, ऐसे पेट फैला हुआ है, ऐसे मोटा वाला पेट फैला हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स। ये क्या, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, ओके, तो यहां पे क्या होगा कॉनकेव मिरर में। ठीक है, कॉनकेव मिरर में जनरली क्या होता है, यहां से लाइट रेज जो है वो यहां पे आती हैं, इस पे टकराती हैं, और टकराने के बाद ये कन्वर्ज करती हैं। क्या करती हैं ये, कन्वर्ज। देखो यहां कन्वर्ज कर गया, दिख रहा है, लाइट रेज कन्वर्ज कर गए और एक पॉइंट पे कन्वर्ज की हैं। अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो देखो, लाइट रेज कन्वर्ज कर रही हैं और एक जगह पे कन्वर्ज कर रही हैं, एफ पॉइंट पे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम कॉन्वेक्स के केस में देखें तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि यहां से लाइट रेज जो है वो एक फिक्स एंगल पे डाइवर्ज कर रही है। क्या कर रही है, फिक्स एंगल पे ऐसे डाइवर्ज कर रही है, फिक्स एंगल पे ऐसे डाइवर्ज कर रही है। कैसे, ऐसे देखो ऐसे डाइवर्ज कर रही है, समझ में आ रहा है, ऐसे डाइवर्ज कर रही है, समझ में, ऐसे डाइवर्ज कर रही है, दिख रहा है। एंड दे आर pretending to come from at a point, they are pretending to come from at a point if, दिख रहा है, ऐसे आया था, ऐसे आया था और ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे आया था और ऐसे चला गया। ठीक है, ओके, एम से हम मिरर को डिनोट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, समझ में आया। कॉनकेव देखो किस तरह से बिहेव कर रहा है, कॉन्वेक्स देखो किस तरह से बिहेव कर रहा है लाइट रेज के साथ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा समझने के लिए, ऐसा हम क्यों यहाँ पे बना के दिखाए हैं, इसको हम लोग क्यों यहाँ पे ऐसे फिगर के थ्रू समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग को जो भी रिफ्लेक्शन होने वाला है, ठीक है ना, तो उसको पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स को हमको जानना जरूरी है। क्या चीज, हमको कुछ टर्म्स को जानना जरूरी है। तो उन टर्म्स को ज्ञान लेने के लिए हम लोग, उन कंपोनेंट्स को ज्ञान लेने के लिए हम लोग फिगर के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज को। ठीक है, तो हम लोग कंपोनेंट्स का डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कंपोनेंट्स में आते हैं हमारे भाई साहब जिनका नाम है पोल। क्या नाम है इनका,
पोल, क्या नाम है? पोल। वो खंबे वाला पोल नहीं, वो नहीं, इसका अलग पोल है, इसका अलग पोल है, ठीक है। पोल्स क्या है लिखते जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्स में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। इन सब के बारे में डायरेक्ट बोलो व्हाट इज द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो क्या क्या लिखोगे, इसलिए बोल रहे हैं कि नोट्स जो है वो बनाते रहो। पोल क्या है? इट इज सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसके बारे में? इट लाइज ऑन सरफेस ऑफ मिरर। अच्छा, और क्या बोलता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी। देखो क्या हुआ, सबसे पहले लिखे सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। पोल क्या है? जो भी हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर उसका हम सेंटर ले लेते तो उसी को हम लोग पोल कह रहे हैं। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, हाँ, सरफेस ऑफ द मिरर पे लाई कर रहा है, एक पॉइंट है ये। इसको हम लोग पी से डिनोट कर रहे हैं, तो यानी कि देखो कॉनकेव के केस में यहाँ पे मिल गया, कॉन्वेक्स के केस में कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा, तो इसको भी पी से डिनोट कर देते हैं। कोई दिक्कत है? किसी को तकलीफ, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट तो बता देना पहले ही, आज बोला भिजवा देंगे सबके घर। हाँ भिजवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिख देना कि किसको दिक्कत तकलीफ कष्ट है, किस चीज का दिक्कत तकलीफ है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो एक नया टर्मिनोलॉजी। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो, इसका डेफिनेशन सुनो और अंदाजा लगाओ क्या बोलना चाह रहा है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक ना, फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर, ठीक है, स्फेयर। दिस स्फेयर हैज अ सेंटर, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। इसको क्या से डिनोट कर रहे हैं हम लोग? सी से डिनोट कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर हमारे पास प्रेजेंट है, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है? एक स्फेयर का पार्ट है। हम किस तरह से बताए थे? हम बताए थे स्टार्टिंग में कि एक स्फेयर लो, उसको यहां से काट दो, यहां से काट दो, तो जो हमको मिरर मिला, ये जो मिरर मिला। तो एक्चुअली ये जो मिरर जो हमको मिल रहा है, ये जो भी मिरर मिल रहा है, ये क्या एक स्फेयर का पार्ट है? उसका कोई एक सेंटर होगा। देखो यार, ये स्फेरिकल मिरर है, इसको अगर पूरा ऐसे गोला बना दो तो एक हमको स्फेयर मिल जाएगा, तो उसका एक सेंटर होगा। उसी को हम लोग सी से डिनोट कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी देखो इस केस में भी, इसको भी पूरा एकदम ऐसे बना दो, गोला बना दो। इसमें से गोला बनाओगे तो एक स्फेयर मिलेगा, स्फेयर का सेंटर होगा, उसी सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? इट इज नॉट द सेंटर ऑफ द मिरर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर विच इज द जिसका ये मिरर जो है वो पार्ट है, एक पार्ट है। समझ में आ रहा है? उस स्फेयर का क्या है? एक मिरर, एक छोटा सा पार्ट है। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, एक और नया टर्म दे रहे हैं, देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर आप तो केवल बस नया टर्म दिए जा रहे हैं, कैसे याद रहेगा सर? देखो बाबू, तुम लोग मान लो कि तुम लोग हम लोग रेडी कर रहे हैं किस चीज के लिए सर? स्कूल जाने के लिए नहीं, अभी तुम लोग जंग पे जाने के लिए रेडी कर रहे हैं। किस चीज पे? जंग पे जाने के लिए। मान लो कि तुमको मान लो निहत्थे में भेज देंगे जंग पे, तो क्या होगा? ऐसे त्रिशूल खा के ऐसे पीठ में ऐसे आते रहोगे ऐसे? तो ऐसे नहीं ना आना है, लड़के आना है, जीत के आना है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? जंग में जाने के से पहले सबसे पहले क्या जरूरी है? अपने पास औजार होना चाहिए, अपने पास वेपन्स होने चाहिए, और तगड़ा वेपन्स होना चाहिए। जितना हम लोग जान सके उतना वेपन्स अपने पास होना चाहिए। समझ में आया? उसको पजाना है, ठीक ना। तो उसी तरह से अभी हमको इन मिरर्स की वजह से किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको सिखाने के लिए हमको तुम लोग को ये सब औजार देना पड़ रहा है। तो अभी तुमको औजार दे रहे हैं, तुम फिर इसको समझोगे, रटोगे, तो इससे क्या होगा कि वो पजेगा।
उसके बाद तुमको जंग में भेजेंगे, तब तुमको वो सब रे डायग्राम वगैरह समझ में आएगा, एकदम तुरंत तुरंत समझ में आ जाएगा। बच्चों लोगों को ये सब टेक्नोलॉजी नहीं याद रहता है, तो जो बताता है टीचर उन लोग के पार जाता है। तो तुम लोग फोकस करो, जो हम बता रहे हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे? देखो इसका डेफिनेशन पढ़ो। डेफिनेशन में क्या लिखता है? द रेडियस ऑफ स्फीयर, द रेडियस ऑफ स्फीयर। कोई त्रिशूल खा के नहीं आएगा, कोई त्रिशूल खा के नहीं आएगा, समझ गया? मेरा बच्चा उड़ा देगा, किसी को भी उड़ा देगा, कोई भी त्रिशूल खा के नहीं आएगा। दुश्मन को परास्त कर देना है, दुश्मन को परास्त कर देना है। अच्छा परास्त बाद में करना है, यहाँ देख लो पहले ठीक है, जोक्स अपार्ट। यहाँ पे देखो ऑफर, देखो क्या लिखे। अब जैसे मान लो हम क्या लिखे, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। सर क्या लिख दिए सर, क्या लिख दिए सर, ये क्या है? फॉर्म्स अ पार्ट। हम लिखे द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। इसका मतलब ये है, जैसा मान लो ये जो स्फीयर होगा इस मिरर का, जिस मतलब ये जो स्फीयर है जिसका ये मिरर एक पार्ट है, तो उसका एक सेंटर होगा, मतलब हाँ सर सेंटर होगा। अच्छा ये सेंटर होगा तो इसका मतलब इसका एक रेडियस भी होगा, यहां से यहां तक एक रेडियस भी होगा। हाँ उसी को तो बोल रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसी को तो बोल रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और किसको बोल रहे हैं? देखो द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, उस स्फीयर का रेडियस ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। समझ में आया? दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या से सर रिप्रेजेंट करते हैं इसको? इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं। बोले ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। और कुछ है सर? और कोई शस्त्र आप प्रदान करना चाहें? बोले बिल्कुल, तुम लोग को पूरा हम लैस करके भेजेंगे। हैंड ग्रेनेड, AK-47, और क्या क्या होता है बताओ? और क्या क्या होता है? नहीं नहीं, चाकू वगैरह सब नहीं भेजेंगे। चाकू तो उतना जोरदार में नहीं है, ऐसा चीज लेके जाओ कि दुश्मन का रूह कांप जाए केवल देख के। समझ में आया? तुम्हारा औजार देख के दुश्मन का रूह कांप जाए कि इससे लड़े कि नहीं लड़े ऐसी तैयारी रखो। ठीक है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन पासिंग थ्रू द पोल। आई होप ये सब तुम लोग लिखते जा रहे हो। ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इट इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है सर? अब देखो, लाइन पासिंग थ्रू द पोल मतलब एक ऐसा लाइन है जो कि पोल से गुजर रहा है, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो लाइन हम बनाया था ना, ये जो हम लाइन बनाए हैं, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो कि जो तुम्हारा लेंस है या जो तुम्हारा मिरर है उसको 2 इक्वल हाल्स में, ठीक है, मिरर बोलेंगे, लेंस नहीं बोलेंगे, जिसको 2 इक्वल हाल्स में क्या ये सेपरेट करता है। इसको एक और चीज ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो है मिरर पे जो है वो नॉर्मल की तरह बिहेव करता है। देखो 90 डिग्री बना रहा है, देखो नॉर्मल बिहेव करता है। जनरली पोल पे इसको हम लोग बनते हुए देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक लाइन है जो कि पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कष्ट, पीड़ा बता दो। अगला है तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस। क्या है प्रिंसिपल फोकस? क्या है प्रिंसिपल फोकस? सर ये क्या है सर? अच्छा, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? जहां पे, ठीक है ना, जहां पे जो लाइट है, लाइट को अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट जब मिरर पे इंसिडेंट किए जाते हैं तो वो पैरेलल लाइट जो है वो कहीं पे जाके एक जगह पे मीट कर जाते हैं। फोकस उसी पॉइंट को बोलते हैं। इट इज द प्रिंसिपल फोकस। वो एक पॉइंट है जहां पे सारे के सारे जो लाइट के रेज हैं वो मीट करते हैं। ठीक है, यानी कि कॉनकेव के केस में जहां पे सारे के सारे लाइट जो हैं वो क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरसेक्ट जहां पे करते हैं। ठीक है, और कॉन्वेक्स किसको बोलते हैं? कॉन्वेक्स में मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स में जनरली देखोगे
कॉन्वेक्स में क्या होता है कि दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। क्या हम बोले, कॉन्वेक्स में हम क्या बोल रहे हैं कि दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक्चुअली में हो रहा है क्या, डाइवर्ज कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं, सारे के सारे डाइवर्ज कर रहे हैं, दिख रहा है, सारे के सारे जो है तुम्हारे वो डाइवर्ज कर रहे हैं, सारे के सारे दिख रहा है, डाइवर्ज कर रहे हैं। बट उनके अगर तुम यहाँ पे अगर तुम लोग मिलाओगे इमेजिनरी लाइन से, तो वो जाके फोकस, मतलब क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल फोकस पे वो जाके मीट करते हैं। तो लगता है कि यहां से है ना रेज ऑफ लाइट जो है वो निकला है और इस तरह से डाइवर्ज हो रहा है, दिख रहा है। तो कॉन्वेक्स में ये होता है तुम्हारा फोकल पॉइंट, अरे प्रिंसिपल फोकस इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, एक और होता है तुम्हारा फोकल लेंथ। क्या होता है, फोकल लेंथ। याद रखना, ये प्रिंसिपल फोकस क्या है, पॉइंट है, क्या है, पॉइंट। अब फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, देखो इसका देखो, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। इट इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, ठीक है। इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, याद रखना, ठीक है। फोकल लेंथ क्या है सर, देखो प्रिंसिपल फोकस क्या था, ये पॉइंट था जहां पे जो थी रे ऑफ लाइट थे वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे थे, या अबाउट टू कम, देखिए वहां से लग रहा था कि वहां से वो लाइट जो है वो इमर्ज कर रहे हैं, ठीक है, वहां से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा था। कॉन्वेक्स केस में लग रहा था कि वहां से आ रहा है, दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट। जबकि यहाँ पे कॉन्केव केस में क्या हो रहा था कि वहां पे जाकर रियली में वो जाके कन्वर्ज कर रहे थे या इंटरसेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे थे, प्रिंसिपल फोकस। बट द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। अच्छा, हमको ये पता है कि सर ये वाला जो C और P यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर से P तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे थे, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे थे। और सर देखने में लग रहा है कि सर ये जो फोकल लेंथ है ना, वो जस्ट उसका आधा है, बोले बिल्कुल सही पहचाने हो। ये जो R होता है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, याद रखना। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, फोकल लेंथ का दुगना कर दोगे तो पहुंच जाओगे। ये देखो ना, ये जितना डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इतना भी होगा, जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा, समझ आ रहा है। तो इस वाले डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, फोकल लेंथ। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, फोकल लेंथ बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। और ये वाला जो डिस्टेंस है पूरा C और P के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोल रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। C और P के बीच में जो डिस्टेंस उसको बोल रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ बता दिए। एक बहुत अच्छा चीज छूट रहा है, वो क्या है, एक और चीज यहाँ पे बोल दे रहे हैं हम, एक बहुत अच्छा टर्म छूट रहा है जिसको बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको, अपर्चर, याद रखना, अपर्चर किसको बोलते हैं, इट इज द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, इट इज द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो डिस्टेंस है ना दोनों केस में mn, जैसे मान लो कोई भी ये मिरर ले लो चाहे ये मिरर ले लो, तो जब ऊपर से देखोगे तो कैसा लगेगा, एक सर्कल की तरह रहेगा, बीच में ना थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, लेकिन ऊपर में मतलब इसको देखोगे तो एक तरह का सर्कल ही लगेगा। तो ये सर्कल का कुछ डायमीटर भी होगा, उसी डायमीटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, अपर्चर। तो ये मान लो कि ये एक मिरर है, तो यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गया, एक्चुअली इसका डायमीटर हो गया। तो यही mn को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे mn को देखो, यहाँ पे अपर्चर बोल रहे हैं, इसका समझ में आ रहा है। तो अपर्चर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, याद रखना, जो भी हम लोग इसमें मिरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो क्या बोलते हैं, वैसे स्फेरिकल मिरर होंगे, वैसे ये जनरली वैसे होंगे, these are spherical mirror with small aperture, ये ऐसे मिरर्स होंगे जिनका अपर्चर काफी स्मॉल होगा। अच्छा सर, इतना लिखवा दिए, एक बार फिर से रिवाइज करवा दीजिए ना,
बिल्कुल रिवाइज करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। देखो सबसे पहले हम लोग क्या किए, कॉनकेव देखे, कॉनकेव में देख रहे हैं कि सर वो कन्वर्जिंग है लेंस, ये देख रहे हैं कि डाइवर्जिंग है लेंस। कैसे सर, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट रेज जो पैरेलली जा रहे थे उनको क्या कर रहे हैं, जब फोकस करा दे रहा है, मीट करा दे रहा है, इंटरसेक्ट करवा दे रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं कन्वर्ज करा रहा है। और इस केस में देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि निश्चित एंगल पे डाइवर्ज करा दे रहा है, लेकिन लग रहा है कि वो एक पॉइंट से आ रहा है, ठीक ना। वो लग रहे हैं, अगर उनको इमेजिनरी लाइन बनाया जाए उन डाइवर्जिंग लाइंस का, डाइवर्जिंग रेज का, तो हमको लग रहा है कि वो एक जगह से आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किए। उसके बाद कि सर पहला बात पोल होता है, जिसको देख लीजिए सर, कोई भी मिरर है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम लोग, मतलब उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली मिरर के सरफेस पे लाई करता है, उसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देख लो पी से डिनोट करते हैं दोनों केस में, ठीक है। फिर हम बोले कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जो हमारा मिरर है किसी एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, और उसी स्फीयर का जो रेडियस होगा उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं। उस सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग सी से डिनोट कर रहे हैं, और उस रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने प्रिंसिपल एक्सिस क्या बोलते हैं बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू से जो एक लाइन पास करता है, जो कि एक मिरर को टू इक्वल हाफ्स में सेपरेट करता है, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसको हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं कि एक मिरर पे नॉर्मल की तरह काम करता है, दिख रहा है नॉर्मल की तरह 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। फिर हम लोगों ने बोला कि एक प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस एक नाम का चीज होता है। प्रिंसिपल फोकस क्या है, मान लो कि जो भी लाइट रेज हम इस पे पैरेलली गिरा रहे हैं वो एक जगह पे मीट करता है, उसी पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। वहीं पे जैसे मान लो कि यहाँ पे, अब जैसे मान लो इसको सूर्य का किरण में रखोगे ना इस मिरर को, और यहाँ पे कोई एक जैसे मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे इतना दूरी पर रखेगा ना, तो कोई भी कागज मान लो कि यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे रखेगा ना तो उस कागज को कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे तुम फोकस लाओगे, यहाँ प्रिंसिपल फोकस पे लाओगे, तो लाइट रेस पूरा एकदम वहीं पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, और उस पर तुरंत उस कागज को जला देंगे। समझ में आया। तो उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। कॉनकेव के केस में वहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, कॉन्वेक्स के केस में वहां पे लगता है कि वहां से लाइट रेस जो है वो आ रही हैं और वो डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ किसको बोल रहे हैं, पोल से लेके फोकस क्या बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोकल लेंथ बोल रहे हैं। और एक चीज हम लोग देख लिए कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका जस्ट हम लोग आधा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, फोकल लेंथ मिल जाएगा। अपर्चर किसको कह रहे हैं, सर ये जो स्फेरिकल मिरर है वो ऊपर से देखने में क्या लगेगा, एक सर्कल लगेगा, और उस सर्कल को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उसका एक डायमीटर भी होगा, उसी डायमीटर को हम लोग उसका अपर्चर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, उसका अपर्चर बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि उसको कोई भी मिरर है स्फेरिकल मिरर है, अगर उसको तुमको ऑब्टेन करना है, उसको बनाना है, तो तुमको उसका डायमीटर तुमको पता होना चाहिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना साइज का तुमको चाहिए, डायमीटर में ना तुम बताओगे, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं अपर्चर। देखो एमएन से डिनोट करो, जैसे मान लो कि ये स्फेरिकल मिरर है, चाहे ये स्फेरिकल मिरर है, तो इसका डायमीटर क्या होगा, यही सबसे लंबा डिस्टेंस यही है, एमएन से डिनोट कर दिए, एमएन से डिनोट किया, यही इसका अपर्चर हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत अभी तक। हाँ, जितने भी मिरर्स हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं, सबके अपर्चर जो होंगे वो बहुत ज्यादा स्मॉल होंगे, ठीक है। ओके, तो अब तक हमने इतना कुछ समझ लिया, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ये जितने भी मिरर्स हमने पढ़े हैं, जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर जो भी पढ़े हैं, तो ये जो है इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं। मान लो कि अगर इतना दूरी पे मान लो कि इमेज हम ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, तो कैसा इमेज फॉर्म होगा, इतना दूरी पे रख दिया तो कैसा इमेज फॉर्म होगा, इतना दूरी पे रख दिया तो कैसा इमेज फॉर्म होगा। जैसे कि हम बोले ना कि पेपर मान लो कि रखना है, तो यहाँ पे पेपर रखे हैं तो क्यों नहीं जल रहा है, यहाँ पे रखना है तो क्यों नहीं जल रहा है, यहाँ पे रख दे तो क्यों जल जा रहा है, ऐसा क्या हो गया उस समय भाई, समझ रहा है। तो लाइट रेस किस तरह से बिहेव कर रही हैं वो, उसको हम लोग थोड़ा सा रे डायग्राम की मदद से जानेंगे। उसी चीज को पढ़ने के लिए हम लोग इतना तुमको हम औजार दिए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पजाओ अपने औजारों को ठीक है, कुल्हाड़ी जो भी मिला है तुमको, AK-47 जो मिला है, ठीक है ना, थोड़ा चलाना ये सब को सीखो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। पढ़ते रहो सब कोई, ओके।